क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 7 में हार्दिक स्वागत है। लाल से काला फिर काले से लाल, ये रंग परिवर्तन क्या है? क्या आपने कभी देखा है कि लाल कलर का कॉपर जब हम उसको गर्म करते हैं, यानी कि तांबा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो काला क्यों हो जाता है गर्म करने के बाद? या फिर जब कटे हुए से बहुत देर तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसका रंग इतना भूरा क्यों हो जाता है? या फिर और भी चीज़ें जैसे लोहे में जंग क्यों लग जाती है? तो ये सारी चीज़ें जो होती रहती है हमारे आसपास, वो सिर्फ रंग परिवर्तन की बात नहीं है, बल्कि उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसको हम ऑक्सीकरण मतलब उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। और कहानी भाई यही खत्म नहीं होती, उसके बाद भी प्रोसेस है जिसको हम अपचयन कहते हैं। यानी कि काले से लाल से काला हुआ, फिर काले से उसका हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो फिर से उसका रंग भूरा हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का पाना, इलेक्ट्रॉन का खोना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का खोना और इलेक्ट्रॉन का पाना रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो ये जो आज के क्लास में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे, यानी कि रंग परिवर्तन के पीछे जो विज्ञान है उस चीज को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी बात पे मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट बीच पे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में, यानी कि पिछले क्लास में, हम आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। होप कि आप उस क्वेश्चन को ईमानदारी से किए होंगे, और अगर नहीं किए हो तो मैं उसका आंसर बताती हूँ, आप अभी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, प्रश्न था इस अभिक्रिया में, कौन से अभिक्रिया में? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, इस अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप के निर्माण के लिए कौन से आयन उत्तरदायी हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है उसके लिए, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये अभिक्रिया है, इसमें जो श्वेत अवक्षेप बनता है उसके लिए एक्चुअली में कौन से आयन्स मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं? तो उत्तर आप ध्यान से समझिए। देखिए, जब ये दोनों यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों घोल को हम लोग लेते थे और जब आपस में इस दोनों घोल को मिलाते थे, आपको याद होगा पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब आपस में ये दोनों रंगहीन होते हैं। यहाँ पे कलर दिख रहा है पर इस कलर पे मत जाना, ये दोनों रंगहीन होते हैं। रंगहीन विलयन को जब हम आपस में मिलाते थे, और ये मिलाने का प्रोसेस क्या था? धीरे धीरे मिलाते थे, तभी हम वो व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफेद अवक्षेप को देख पाते थे। क्योंकि अगर अचानक से आप मिलाओगे तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा और आपको ये बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसको धीरे धीरे जब मिलाओगे, धीरे धीरे मिक्स करोगे तो वो आपको वो व्हाइट यानी कि सफेद अवक्षेप बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलाते थे तो ये आपस में मिल करके तुरंत रिएक्शन होता था, तुरंत अभिक्रिया होता था और वो हमको सफेद कलर का अवक्षेप देखने को मिलता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिले तो ये दोनों सोडियम सल्फेट किसमें, ये जैसे ही दोनों जल में मिलेंगे, मतलब आपस में घुलेंगे, तो दोनों आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। किसमें फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। यानी कि ये वाला सोडियम इस फॉर्म में और ये सल्फेट इस फॉर्म में टूट गया। फिर दूसरा है बेरियम क्लोराइड, ये भी आपस में टूट जाएंगे, यानी कि बेरियम और क्लोराइड दोनों अलग अलग आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जब घुला हुआ रहता है तो ये दोनों आपस में मिल जाता है, यानी कि बेरियम और सल्फेट एक साथ मिलते हैं और सोडियम और क्लोराइड एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना? बेरियम सल्फेट बना, यानी कि बेरियम आयंस एक साथ और सल्फेट आयंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब मिक्स होंगे, और मिक्स होकर के बनता था बेरियम सल्फेट। क्या बनता था? बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट जो है जल में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में नहीं घुलता, इसीलिए आपको ये सफेद कलर का अवक्षेप देखने को मिलता है। तो यही दोनों आयंस एक्चुअली में उत्तरदायित्व है ये सफेद कलर का अवक्षेप बनने के लिए। तो इस चीज को पढ़ लो, सेम चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन किया जो मैं आपको अभी बताई। ठीक है, इस अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप के निर्माण के लिए बेरियम आयन और सल्फेट आयन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो वे आयन टूट जाते हैं। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है? उनके अपने अपने आयन टूट जाते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है?
इसके बाद बेरियम और सल्फेट आयन आपस में मिलकर बेरियम सल्फेट बनाते हैं। वो जो टूटा, ये दोनों आपस में मिल गया और ये क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, जो जल में अघुलनशील होता है। वो क्या होता है, जल में घुलता नहीं है, इसीलिए यह सफेद रंग का ठोस अवक्षेप बनकर अलग हो जाता है। ठीक है, और जबकि सोडियम और क्लोराइड आयंस विलयम में ही बने रहते हैं, क्योंकि ये दोनों घुलनशील होते हैं, इसीलिए वो आपस में इसी में मिले हुए रहते हैं, जल में ही मिले रहते हैं, तो ये आपको दिखते नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि बेरियम सल्फेट जल में घुलता नहीं है, इसीलिए ये सफेद कलर का अवक्षेप आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये जो है, ये आपके बुक में क्रियाकलाप 1.11 में है, जहां पे तांबे का ऑक्सीकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। लाल से काले होने का रहस्य, मतलब रंग परिवर्तन के पीछे क्या राज है वो जानना है। उसके पीछे कोई राज नहीं है, उसके पीछे एक्चुअली में विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये जो क्रियाकलाप है, ये आपको ये समझाएगी कि एक्चुअली में ऑक्सीकरण क्या होता है, ये आपको दिखाएगी ये क्रियाकलाप के दौरान। यानी कि तांबे को गर्म करने के पर होने वाले रंग परिवर्तन को देखकर हमको यह समझना है कि एक्चुअली में ऑक्सीकरण होता क्या है, उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या विज्ञान है। ठीक है, तो प्रयोग की विधि पहले जान लेते हैं। इसमें एक चाइना डिश ले लीजिए। चाइना डिश ये हुआ, उसमें लगभग 1 ग्राम तांबे का चूर्ण ले लीजिए, जिसको हम कॉपर बोलते हैं, Cu। ठीक है, तांबे का चूर्ण किस कलर का होता है, लाल भूरे कलर का होता है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस डिश को तार जाली पर रखें और ट्रीपॉड स्टैंड पर टिकी हो, मतलब आपको ऐसे रखना है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड पे आपको तार वाली जाली लेनी है, जिसको हम बोलते हैं वायर गेज इंग्लिश में, और इस पे चाइना डिश रखना है और नीचे से बंसर बर्नर आपको ऐसे जलाना है और आंच कम होनी चाहिए और धीमी आंच पे आपको धीरे धीरे गर्म करना है और बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, आपको उतना ही देर तक गर्म करना है जितना आपको रंग परिवर्तन होता हुआ दिखे। यानी कि जब आप ये गर्म करना शुरू करोगे तो आप ये देखोगे कि ये लाल रंग से काले रंग में बदल रहा है, उतना ही आपको गर्म करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रारंभ में तांबे का चूर्ण कैसा होता है, लाल भूरे कलर का होता है। शुरू में आप जब लोगे तो तांबे का चूर्ण जो होता है वो लाल भूरे कलर का होता है। ठीक है, जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो ये अपना रंग बदलना शुरू कर देगा, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है वैसा। ठीक है, तो ये अपना जब गर्म करना शुरू करोगे तो ये अपना रंग बदलना शुरू कर देगा और ये लाल से क्या बन जाएगा, काला कलर बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे समझो। जब हम इसको कॉपर को गर्म करना शुरू किए, यानी कि तांबे को जब हम गर्म करना शुरू किए तो उसको क्या मिला, एक तापमान मिला, दूसरा जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है, हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो भी मिला। ठीक है, ये कॉपर को क्या मिला, एक तापमान मिला, दूसरा हवा में जो ऑक्सीजन है वो मिला। तो जब ये दोनों आपस में मिले तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना दिए, कॉपर ऑक्साइड बना दिए। क्या बना दिए, कॉपर ऑक्साइड बना दिए। तो ये कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली ये जो बना, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये होता है काले कलर का। ठीक है, इसीलिए इसका रंग परिवर्तन हो गया काला कलर में, क्योंकि ये कॉपर रहा ही नहीं, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, जो एक्चुअली में काले कलर का होता है। तो आपको रंग परिवर्तन होता हुआ दिखा। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली क्या लॉजिक है कि ये इसका क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ये जो बना, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड जो बना, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड जो बना, ये क्या किया, ये एक्चुअली में ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्यों हुआ ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसीलिए उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, समझ में आया ये क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, कि इसमें आपको कॉपर का चूर्ण लेना है और उसको ट्राइपॉड में ले करके उसके तार वाले गेज में रख करके उसको गर्म करना है, और बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, लिमिटेड वे में गर्म करना है, और तब तक गर्म करना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे उसका रंग परिवर्तन होगा तो मतलब ये जो कॉपर है ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसीलिए उसका रंग परिवर्तन हुआ और वो नया चीज बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग
समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए। और ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है कॉपर, तांबा जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दूसरा है ये संयोजन अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और उसका रिजल्ट जो है, उसका जो प्रोडक्ट है, यानी कि उसका जो आता है आपका प्रोडक्ट, वो एक पदार्थ मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलेंगे और साथ में संयोजन अभिक्रिया भी बोलेंगे, क्योंकि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया, इसीलिए ये संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है, एक सेकेंड। और भी बहुत सारे हैं जो ऑक्सीकरण के ही उदाहरण है, जैसे कि लोहे का जंग लगना, ये भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है। इसमें क्या होता है, इसको आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे, बस अभी हल्का फुल्का जान लो कि इसमें क्या होता है कि जब लोहा जो है हवा के कांटेक्ट में आता है, मतलब उसके संपर्क में आता है, तो वो जंग लगना शुरू होता है, क्योंकि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और नमी होती है, और ये दोनों की वजह से जो उसका वो जो लोहा है उसके संपर्क में आने के बाद वो अभिक्रिया शुरू करता है और फिर ये इस तरह का भूरे कलर का जंग लगाता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से सेफ जगह पे मतलब बचा के नहीं रखोगे, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया, मतलब जो लोहे पे जंग लगने वाला प्रक्रिया है, पूरे लोहे को ही खा लेती है। ठीक है, दूसरा है सेब। अक्सर आप देखे होंगे कोई भी सब्जी जब आप काट के रखते हो, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे सेब ही काट के रख दोगे तो थोड़ा सा उसका भूरा कलर हो जाता है, या आलू रख दोगे, ऐसे ही काट दिए उसको थोड़ा देर रख दिए तो भूरा हो जाता है। वो क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें जो सब्जी हुआ या सेब हुआ, इस लोगों के अंदर ना एक तरह का एंजाइम होता है, जिसको खासकर सेब में एक तरह का एंजाइम है जिसको पीपीओ बोलते हैं। ठीक है, ये जो इसमें एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पीपीओ। ये जब मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये कुछ एक नया रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ पदार्थ बनाता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये भूरा कलर का पिगमेंट बना देता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये इसको क्या हुआ, ये भी एक तरह का ऑक्सीकरण हुआ। फिर हुआ तांबे का, जो आप तांबे का बर्तन देखे होंगे कि हरा कलर का हो जाता है, ये भी एक तरह का ऑक्सीकरण है। तो ये सब चीज आप आगे मतलब डिटेल्स में, खासकर इसको और इसको आगे डिटेल्स में पढ़ोगे, बस इसका अभी जान लो, बस ऊपर से जान लो कि ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया ही है, जिसमें मतलब पदार्थ आपस में हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके नई नई चीजें बनाते हैं, जिसकी वजह से लोहा में जंग लगना, जो लाल भूरे कलर का जंग है, या तांबे में हरे कलर का दिखना आपको, वो ऑक्सीकरण की ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो और ये सेब जो भूरा होता है, अभी कोई भी सब्जी जो कटी हुई है वो भूरी कलर की होती है, वो भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि जब हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो एक तरह का एंजाइम है वो निकलता है बाहर, कटा हुआ जो उसमें मतलब फल में, सेब में जो एंजाइम होता है जिसको हम पीपीओ बोलते हैं, वो निकलता है, और वो जब ऑक्सीजन से प्रक्रिया करता है तो प्रक्रिया करने के दौरान पे वो कुछ अलग तरह का चीज बनाता है, जो अभिक्रिया करके कुछ एक पदार्थ बनाता है, जिसकी वजह से वो भूरे कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये सब भी ऑक्सीकरण के एक उदाहरण है। तो समझ में आया कि क्या हुआ ऑक्सीकरण, मतलब कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खोता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यही एक्चुअली में ऑक्सीकरण कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इतना सारा एग्जाम्पल दी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है उसका उदाहरण, जो अभी आप ऑक्सीकरण देखे यानी कि उपचयन देखे, उसका उदाहरण क्या है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, पहले ही आपको बताए थे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन को खोना। ठीक है, हाइड्रोजन को खोया, हाइड्रोजन को खोना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खोना, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चलता है। ठीक है, हाइड्रोजन को खोना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खोना, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन का नुकसान हुआ, हाइड्रोजन को खोया, तो वो प्रक्रिया उपचयन कहलाती है। ठीक है, सरल शब्दों में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन मिलना यानी कि उपचयन। आपको याद करने का तरीका बताए कि इसको कैसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन को मिलना यानी कि उपकरण। ठीक है, जब कोई पदार्थ को ऑक्सीजन मिला, कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण किया या और इलेक्ट्रॉन्स खोया या हाइड्रोजन खोया, तो उसको हम बोले उपचयन।
उसका जस्ट उल्टा कर दो तो रिडक्शन यानी कि अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जस्ट उल्टा बोले कि ऑक्सीजन खोया और हाइड्रोजन को पाया, तो उसको हम क्या बोले, अपचयन कहलाती है। सरल शब्दों में ऑक्सीजन हटना अपचयन, मतलब ऑक्सीजन मिलना उपचयन और ऑक्सीजन हटना अपचयन। तो उसका जस्ट एक को याद करिए और दूसरा उसका रिवर्स करके याद कीजिए, उल्टा समझिए। मतलब अगर ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, तो ऑक्सीकरण हुआ यानी कि उपचयन हुआ, और अगर ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है तो अपचयन हुआ। देखो, हाइड्रोजन का खोना या हाइड्रोजन का मिलना एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का खोना मतलब इलेक्ट्रॉन्स खोना, हाइड्रोजन का मिलना मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिलना, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चलता है, इसीलिए ऐसे याद रखो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अभी पिछला एक्सपेरिमेंट आप देखें और एक उदाहरण देख लो जो शुरू में पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम का जलना। हम लोग सबसे जब शुरू किए थे सबसे पहले यही एक इक्वेशन पढ़े थे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से मतलब मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो हमको बहुत ही चमकीली चमकदार रोशनी मिलती है, ठीक है। कैसे मिलती थी, क्योंकि जब हम उसको जलाते थे तो जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होता है वो उससे रिएक्ट करता था और फिर रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। और इस दौरान में क्या होता था, बहुत ज्यादा रोशनी मिलती थी। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी के रूप में निकलती थी, ऊर्जा के रूप में निकलती थी। तो ये सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ यानी कि उपचयन हुआ। इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सही। यहाँ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ग्रहण की, देखो मैग्नीशियम ने क्या की, ऑक्सीजन ग्रहण की, इसीलिए यह उपचयन है, समझे। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खो रहा है, हाइड्रोजन को खो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन्स का खोना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। दैनिक जीवन में पटाखों का या फ्लैश लाइट में चमकदार सफेद प्रकाश इसी अभिक्रिया के कारण आती है। जो पटाखे होते हैं ना, जो पटाखे हम फोड़ते हैं तो कितना साउंड और फिर कितना लाइट आता है, वो इसी की वजह से होती है। क्लियर है, ठीक है। आगे चले, इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि आपको ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन क्या हुआ, अपचयन क्या हुआ, ये दोनों क्लियर है। अभी जो आप आगे जो देखोगे क्रियाकलाप, वो इस दोनों का मिला हुआ वर्जन आपको दिखेगा, मतलब उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। तो उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब है उसका उल्टा समझते हैं। अभी हम समझ रहे थे कि उपचयन क्या है, ठीक है। अब समझेंगे अपचयन क्या है और दोनों मिला करके जो होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, वो क्या है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप के दौरान हमारी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि काले से भूरा, अभी हम लोग बनाए थे भूरे से काला, यानी कि कॉपर को हम गर्म कर रहे थे तो वो कन्वर्ट हो रहा था काले कलर में, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा था जो काले कलर का होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था, यानी कि उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, यानी कि वो अब उपचयन हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पे क्या है कि जब किसी, अब रेडॉक्स का परिभाषा पहले देख लो, जब किसी एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, यानी कि साथ साथ में हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ में हो, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ में देखने को मिल रहा है, यानी कि मिक्सचर है, दालमोट है, समझ लो तो वो है। जब आपको वैसा देखने को मिले तो आप समझ लो वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड जो अभी प्रीवियस आपका बना, CuO कॉपर ऑक्साइड, ये चाहिए। ये ठोस पदार्थ होता है, काले रंग का होता है, ठीक है। और आपको इस परख नली में कॉपर ऑक्साइड लेना है और इस तरह से गर्म करना है। वो आपका ट्राइपॉड ले लो, ट्राइपॉड में उसको रख दो कॉपर ऑक्साइड को और फिर उसको गर्म करना है। और सिर्फ गर्म ही नहीं करना, उसके साथ भी और काम करना है। गर्म करने की, हल्का गर्म करना है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम डीप, पूरा एकदम आग तेज कर दो, नहीं, नॉर्मल गर्म करना। और जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी क्रियाकलाप हैं, प्लीज आप इसे किसी भी शिक्षक के निगरानी में ही करें, क्योंकि ये रसायन है और इससे छेड़छाड़ करना सही चीज नहीं है। तो ये आपको नुकसान कर सकती है। अगर आपको मतलब इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए घर में ये एक्सपेरिमेंट
बिल्कुल भी ना करें। किसी भी शिक्षक के, जो शिक्षक जानकार शिक्षक है, शिक्षक जानकारी होते हैं, उनके निगरानी में ही करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ले लिए, इसको गर्म किए और गर्म करने के बाद हल्का गर्म करना है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस, ये आपको दिख रही होगी, हाइड्रोजन गैस पास कराना है, ठीक है। तो जैसे आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो ये क्या होगा, इसका रंग फिर से परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसका रंग फिर से बदल जाएगा, यानी कि ये वापस से आपको लाल भूरे कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। कुछ समय बाद ये वापस से आपको लाल भूरे कलर का दिखने लगेगा ऐसा, और यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा, मतलब जल का आपको बूंदा बूंदी दिखेगा ऐसे, यहाँ पे इसी टेस्ट ट्यूब परख नली में आपको जल का बूंदा बूंदी दिखेगा। तो क्या होता है, इसमें धीरे धीरे भूरे रंग का कॉपर धातु बन जाता है, मतलब बदल जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो है, ये जो है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा, ठीक है, कॉपर धातु में बदल जाएगा। और परख नली की ठंडी दीवारों पर आपको जल दिखेगी, जल की बूंदा बूंदी दिखेगी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को जब हम ताप दिए, उसको गर्म किए और उसके साथ जब हम हाइड्रोजन गैस पास कराए तो हमको मिला कॉपर और मिला जल, जो कि बूंदा बूंदी के फॉर्म में हमको दिखा। तो इसके पीछे विज्ञान क्या है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से निकल गया। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है ना, तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। तो एक्चुअली में उसका क्या हुआ उसका अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अभी परिभाषा पढ़े थे आप कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पाना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन को पाना, इलेक्ट्रॉन्स को खोना उपचयन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को खोया इसने, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को खो दिया, इसीलिए यह क्या हुआ, अपचयन हुआ, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडक्शन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देख लो क्या स्थिति है। हाइड्रोजन क्या हुआ, एक गैस है और वो क्या किया, वो ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ठीक है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या था, एक ठोस पदार्थ था जो काले कलर का था, और हाइड्रोजन जो रंगहीन गैस है, ठीक है, उसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, वो ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसीलिए उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज साथ में हुआ, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, दोनों चीज साथ में हुआ, इसीलिए एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं साथ होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को समझाने का आपको यही तात्पर्य था कि आपको समझ में आए कि ऑक्सीकरण और मतलब अपचयन और उपचयन जब साथ में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो उसका परिभाषा आपको मिल गया। रिडॉक्स रिएक्शन का परिभाषा, जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके पीछे आपको अपचयन का भी, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का नुकसान होता है, हार्ट्स का मतलब खोना, कोई भी चीज को खोना, नुकसान होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उपचयन, क्योंकि वो ऑक्सीजन खोया नहीं, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन को खोया। फिर अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन को पाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। और तीसरा रेडॉक्स, जिसमें दोनों साथ में होते हैं, मतलब एक पदार्थ ऑक्सीजन पा रहा है और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन खो रहा है, यानी कि दोनों साथ में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, जिसका ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें दोनों चीज हो रहा है। ये किस तरह का इक्वेशन है, रिडॉक्स, किस तरह का अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों चीज साथ में हो रहे हैं। क्लियर है, आगे चले और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका रिडॉक्स रिएक्शन का, जो आपके बुक में है। एक्चुअली 2 एग्जाम्पल है, लेकिन एक ही देते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरा देंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा देंगे, ठीक है, अभी इतना ही है। केमिकल इक्वेशन, जो रासायनिक अभिक्रिया है, एक आपके किताब में है। जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या है, जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड किस तरह का है, सफेद ठोस चूर्ण होता है, सफेद कलर का होता है, ठीक है। कार्बन जो हुआ वो काला कलर का ठोस होता है, कोयले जैसा मान लो आप। फिर जिंक मेटल, ये धूसर या चांदी जैसा ठोस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो रंगहीन गैस है।
इसमें क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड को जब आप कार्बन से रिएक्ट कराओगे और हीट करोगे, मतलब हीट में मतलब आप उसको गर्म करोगे, ताप दोगे, तो ये बन जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बदल जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो जिंक जो है वो सफेद कलर का चूर्ण है और कार्बन ब्लैक कलर का है। ठीक है, जब आप इस दोनों को मिलाओगे और गर्म करोगे तो ये कैसा बनेगा, सिल्वर कलर का, यानी कि चांदी कलर का, दूसरा चांदी कलर का कलर बनता है, ऐसा बिल्कुल जो आपको एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक तरह का रिडॉक्स अभिक्रिया हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है वो अपना ऑक्सीजन क्या कर रहा है, खो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उससे क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उससे निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑक्सीजन खोता है, जहां पे जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन खो देता है, इसीलिए ये क्या है, अपचयन है। यानी कि ऑक्सीजन का हार्थ, यानी कि ऑक्सीजन को खोना क्या हुआ, अपचयन हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना ना भाई, तो कार्बन जो कार्बन जिंक ऑक्साइड और कार्बन को आपस में अभिक्रिया बनाया कराया था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो कार्बन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी कि कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कार्बन में। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसीलिए उसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। जब ऑक्सीजन ग्रहण करने का प्रोसेस हुआ तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि उपचयन। तो ये जो चीज है ना, ये आपको सिर्फ किताबों में नहीं देखने को मिलेगी, ये आपके रियल लाइफ में भी होती है इम्प्लीमेंट। जैसे कि ये अभिक्रिया धातुओं को उनके अस्त से निकालने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। जैसे आपका चांदी सोना जो होता है ना, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, उसको हम लोग इसी प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए ये केवल पुस्तक का उदाहरण नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी उपयोगी है। तो आप लोग के जीवन में, हम लोग के हमारे आसपास जो हो रही है ना साइंस, वो हर जगह विज्ञान ही है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन होता तो विज्ञान ही, हर चीज के पीछे विज्ञान ही है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है भाई, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड्स का अपचयन होता है क्योंकि जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन को खो रहा है, इसीलिए उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। कार्बन का उपचयन होता है। देखो तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन आता है, तो हर चीज को समझना आपके लिए जरूरी है। आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप आंसर आराम से दे सकोगे। रटना नहीं है, समझना है, चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। रटोगे तो क्या होगा कि जब आपका जितना आंसर है बस आप उतना ही दे पाओगे। थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप सोचोगे अरे ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है। नहीं, सिलेबस में है आपके, पर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे। तो कॉन्सेप्ट को समझो, सिर्फ रटो मत। ठीक है, तो कार्बन का क्या हुआ, उपचयन होता है। ऑक्सीजन का स्थानांतर ही रिडॉक्स अभिक्रिया का मूल आधार है। मतलब देखो ऑक्सीजन का ही जो आदान प्रदान होता है ना, वही एक्चुअली में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें दोनों चीज होता है। ऑक्सीजन किसी को मिलता है, ऑक्सीजन किसी से खोता है, मतलब ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान एक्चुअली में रिडॉक्स अभिक्रिया का आधार है। तो क्लियर है कि अपचयन क्या हुआ, उपचयन क्या हुआ, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हुई। उपचयन उसको बोले जहां पे ऑक्सीजन कोई पदार्थ ग्रहण किया या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, तो उसको हम बोले उपचयन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को खो दिया और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया, उसको बोले अपचयन। और जिस रिएक्शंस में, जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीज साथ में हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान, यानी कि ऑक्सीजन किसी को जा रहा है और किसी से खो रहा है, किसी को ऑक्सीजन मिल रहा है और किसी से ऑक्सीजन खो रहा है, जब दोनों एक साथ हो, यानी कि अपचयन और उपचयन जब दोनों साथ में हो, तो उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आपसे पिछली क्लास में इसी टॉपिक पे, मतलब इसी टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे थे। होप आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको अभी समझा देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना। प्रश्न था ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन की प्राप्ति या हाइड्रोजन की हानि के रूप में तथा अपचयन को ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की प्राप्ति के रूप में क्यों परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका पढ़ लो। ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन की प्राप्ति या हाइड्रोजन की हानि के रूप में तथा अपचयन को ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि ये परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के व्यवहार को सीधे दर्शाता है। ठीक है,
ये जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन के दौरान उस जो भी पदार्थ उसमें इन्वॉल्व है उसके नेचर्स को, उसके व्यवहार को दिखाता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तो यानी कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वो ऑक्सीजन को प्राप्त किया यानी कि वो ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण किया, तो उसका क्या हो गया, और वो मतलब ऑक्सीजन मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, वो अत्यधिक क्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना अत्यधिक क्रियाशील होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होती है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के तौर पे आप वो जो देखे तांबा वाला एग्जाम्पल देखे, अभी कॉपर को जब हम रिएक्ट करा रहे थे वो तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा था। कॉपर को हम जब गर्म कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे थे ना, तो वो क्या बना रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आप देखें कि कॉपर ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन मतलब वहां पे तांबा ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, इसीलिए ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन खो देता है तब तो भी उसे ऑक्सीकरण माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन समानता इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, तो हम ऑक्सीकरण की परिभाषा को क्या पढ़े थे कि ऑक्सीजन की प्राप्ति और हाइड्रोजन का नुकसान। ठीक है, ऑक्सीजन की प्राप्ति और हाइड्रोजन का नुकसान, यानी कि आप दूसरे टर्म में बोलो तो ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, हाइड्रोजन को खोना, इलेक्ट्रॉन को खोना। ऐसा क्यों बोलते हैं कि हाइड्रोजन को खोना और इलेक्ट्रॉन को खोना भी ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स कैरियर का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता है अपने साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का खोना भी एक तरह से ऑक्सीकरण ही हुआ इनडायरेक्टली, क्योंकि वो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान ही हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान ही हुआ। तो और इसके विपरीत बिल्कुल क्या हुआ, अपचयन। जो अपचयन जो है उपचयन का बिल्कुल उल्टा करता है, यानी कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन को पाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है तो वो अपने सरल या उपचयित रूप में लौट आता है। जैसे कि आप वो देखें कि कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस पास करा रहे थे थोड़ी देर पहले, आप देखें तो ये क्या हो रहा था, ये अपने सरल फॉर्म में आ रहा था और साथ में हाइड्रोजन वाटर निकल रहा था, है ना, ऐसा ही हो रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसका अपचयन हुआ, क्योंकि वो क्या हुआ, अपने रूप में लौट आता है, यानी कि साधारण रूप में लौट आता है। उदाहरण के लिए वही ये वाला उदाहरण। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन खोकर तांबा बन जाता है। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयन कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है या पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। लेकिन अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो अभी हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन को खोना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खोना है, हाइड्रोजन को पाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पाना है। ठीक है, तो अपचयन क्या हुआ, हाइड्रोजन को पा रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन खो रहा है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन को खो रहा है। ऑक्सीजन को खोना, हाइड्रोजन को पाना, यानी कि ऑक्सीजन को खोना, हाइड्रोजन को पाना या इलेक्ट्रॉन को पाना, हम उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं उसको, अपचयन। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन उतना हार्ड नहीं है, बस आप उसका उल्टा कर दो, आप उसका उल्टा कर दो, जो भी आपका ऑक्सीकरण में है उसका जस्ट उल्टा कर दो तो अपचयन हो गया। ठीक है, ये ट्रिक है। इसी प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ होते हैं और एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे परिभाषित करें, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आएगी, ये उतनी ट्रिकी नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, और उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आएगा। या फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की हानि होती है। ऑक्सीकरण को हम परिभाषित ही करते हैं, उपचयन को हम परिभाषा ही है उसकी कि हम ऑक्सीजन खोते हैं और ऑक्सीजन को पाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन को खोते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, खोते हैं। मतलब आप ऑक्सीकरण को 3 तरह से परिभाषित कर सकते हो, ऑक्सीजन का पाना, हाइड्रोजन का खोना, इलेक्ट्रॉन का खोना। क्योंकि हाइड्रोजन का खोना मतलब इलेक्ट्रॉन का खोना ही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके चलता है, इसीलिए।
तो उसको हम बोले ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या हुआ? जस्ट उसका उल्टा, कि हाइड्रोजन को पाना और ऑक्सीजन को खोना, तो उसका हुआ अपचयन। ऑक्सीजन को खोना, हाइड्रोजन को पाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पाना, 3 तरह से परिभाषित हुआ। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा थिंकिंग बेस्ड है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोच करके आंसर करना। सोच, जितना अपने पढ़ाए हुए चीजों पे मंथन करोगे, सोचोगे, तो आपकी कॉन्सेप्ट उतनी ज्यादा क्लियर होगी, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको ये इस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रख सको, उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने दो। कोई भी चीज बैठे बैठे खराब हो जाती है, फल भी रखे रखे सड़ जाता है, उसी तरह से आप अपने दिमाग को यूज नहीं करोगे ना, तो वो आइडियल पोजीशन पे रहेगा, तो वो कभी भी उसकी वृद्धि नहीं होगी। इसे जितना खर्च करोगे उतना ज्यादा आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यदि किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान से पढ़ना, यदि किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या हमेशा उसका अपचयन होगा? ठीक है, क्या कोई अपवाद हो सकता है? ये आपको रीजंस के साथ आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी ये नहीं पढ़ाने वाले, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड और भी आगे चीज बताएंगे, जैसे रेंसिडिटी, ये सब चीज बताएंगे, जो थोड़ी बहुत टॉपिक्स बच चुकी है उसके बारे में। और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं, तो इसको आप देख करके आना, पढ़ करके आना, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए चीजें। ठीक है, यदि ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा दी जाए तो क्या जंग लगना संभव है? आपको बताए थे ना लोहे का जंग, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लोहे के जंग के लगने के पीछे क्या राज है, उसका डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तांबे में आपका हरा रंग क्यों दिखता है, उसका विस्तार से पढ़ेंगे। ये सब चीज हम लोग, जो छोटी छोटी चीजें बची हुई है, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारी चैप्टर्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है कि यदि ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा दी जाए, यानी कि ऑक्सीजन आप पूरी तरह से गायब ही कर दो, तो क्या जंग लगना संभव है, और अगर है तो क्यों है? आपको रीजंस के साथ बताना है। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।